हेलो स्टूडेंट्स, वेलकम टू द क्लास। कल की क्लास में हमने देखा था कि रूट मॉडल्स के अजम्पशंस क्या क्या है। अजम्पशंस का मतलब होता है कि रूट मॉडल ने अपना थ्योरी देने से पहले, अपने थ्योरी को प्रपोज करने से पहले क्या क्या अवधारणाएं ली थी। अजम्पशंस का मतलब रहता है अवधारणाएं रूट के सिद्धांत की या उसके मॉडल की। तो पहला पोस्टुलेट या पहला अजम्पशन हमने ये देखा था कि कोई भी इलेक्ट्रॉन होता है जो कि मेटल के अंदर है और वो फ्रीली मेटेलिक बॉक्स में मूव कर रहा है, तो वो जैसे चेम्बर के अंदर गैस मॉलिक्यूल्स मूव करते हैं, उसी वे के अंदर वो इलेक्ट्रॉन क्या करेगा, किसी मेटल के अंदर मूव करेगा और दो सक्सेसिव कोलिशंस का मतलब है एक के बाद एक जो इलेक्ट्रॉन्स टकरा रहे हैं आपस में, उसको हम लोग कोलिजन बोलेंगे। कोलिजन का मतलब होता है टकराना, और सक्सेसिव का मतलब हो गया कि एक के बाद जस्ट जो दूसरा कोलिजन है, उन दोनों के बीच के अंदर जो एवरेज टाइम है, जो औसत समय है इलेक्ट्रॉन के टकराने का, उसको रिप्रेजेंट किया हमने टाउ से। और हमने इसकी प्रोबेबिलिटी को भी फाइंड आउट किया था कि क्या प्रायिकता रहेगी कोलिजन की। नेक्स्ट पोस्टुलेट हमने देखा था कि जो कोलिजन रहेगा दो सक्सेसिव इलेक्ट्रॉन्स का, वो कोलिजन्स वहाँ पर प्रेजेंट इलेक्ट्रिक फील्ड और मैग्नेटिक फील्ड से क्या रहेगा, उस पर अफेक्ट करेगा। और इलेक्ट्रिक फील्ड और मैग्नेटिक फील्ड उस पर अफेक्ट करेगा, और कोलिजन का जो नेट एवरेज मोमेंटम होगा, जो औसत संवेग होगा, वो ज़ीरो के इक्वल रहता है। और यही काइनेटिक थ्योरी ऑफ गैसेस भी कहती है। थर्ड पोस्टुलेट हमने ये देखा था कि इलेक्ट्रॉन गैस की तरह बिहेव करेगा मेटल के अंदर, वो नॉन इंटरेक्टिंग होगा। नॉन इंटरेक्टिंग का मतलब क्या हो गया? नॉन इंटरेक्टिंग का मतलब हो गया कि ना तो पॉजिटिव नेगेटिव के बीच में कुछ किसी तरह का अट्रैक्शन रहेगा, और ना ही सेम चार्ज के पार्टिकल के बीच में कोई रिपल्सिव फोर्स एक्ट करेगा। ये तीन पोस्टुलेट्स या तीन अवधारणाएं हमने कल के लेक्चर में देख ली थी। आज के लेक्चर में हम लोग स्टार्ट करने वाले हैं इसकी आगे की क्या अवधारणाएं थी, या इनके नेक्स्ट पोस्टुलेट्स क्या थे अपने मॉडल के अंदर। तो इनका नेक्स्ट पोस्टुलेट ये था कि इलेक्ट्रॉन इनसाइड द मेटल एसोसिएटेड विथ पोटेंशियल एनर्जी ओनली। एसोसिएटेड विथ पोटेंशियल एनर्जी का क्या मतलब हुआ कि कोई भी मेटल के अंदर जो इलेक्ट्रॉन है, कोई भी मेटल के अंदर जो फ्री इलेक्ट्रॉन है, वहाँ पर उसके अंदर सिर्फ और सिर्फ पोटेंशियल एनर्जी ही रहेगी। उसकी एसोसिएटेड विथ पोटेंशियल एनर्जी, उसके अंदर पोटेंशियल एनर्जी रहेगी। और जो इलेक्ट्रॉन के बीच का रिपल्सिव फोर्स है वो काफ़ी कम होता है, तो उसको क्या कर दिया है, नेग्लेक्ट कर दिया है इस फोर्थ पोस्टुलेट के अंदर। फिफ्थ पोस्टुलेट पे आते हैं। फिफ्थ पोस्टुलेट है रूट मॉडल का कि फ्री इलेक्ट्रॉन डजंट ओवरकम फ्रॉम द मेटल सरफेस। फ्री इलेक्ट्रॉन का मतलब हुआ, ये हमारी मेटल सरफेस है, यहाँ पर ये पॉजिटिव आयन लैटिस है, यानी कि पॉजिटिव आयन है, और ये इसके फ्री इलेक्ट्रॉन है। तो ये फ्री इलेक्ट्रॉन, ये मैंने फर्स्ट लेक्चर में भी बताया था कि ये फ्री इलेक्ट्रॉन जो है वो सिर्फ इस विद इन द मेटेलिक सरफेस, इस मेटेलिक सरफेस के वॉल के अंदर ही रैंडम मोशन करेंगे, इस सरफेस से बाहर क्यों नहीं आते हैं। तो इस सरफेस को ओवरकम करने के लिए, इस सरफेस की वॉल को उन्हें ओवरकम करने के लिए एक एक्स्ट्रा एनर्जी की नीड होती है। तो वो एनर्जी जब इलेक्ट्रॉन को मिलेगी, तब वो इलेक्ट्रॉन क्या करेंगे, इस सरफेस से रिलीज कर जाएंगे। अदरवाइज फ्री इलेक्ट्रॉन डजंट ओवरकम फ्रॉम द मेटल सरफेस। तो ये मेटल सरफेस से ओवरकम नहीं होंगे। यही मान करके चला था रूट अपने मॉडल में कि इलेक्ट्रॉन्स जो होंगे वो मेटेलिक सरफेस से रिलीज नहीं होंगे या उससे ओवरकम नहीं होंगे। और रिलीज होने के लिए एक ये एग्जाम्पल ले सकते हैं, या ऐसे समझ सकते हैं कि ये एक पोटेंशियल बॉक्स मान लें हम। ये पोटेंशियल बॉक्स है और पोटेंशियल वॉल है जिसकी एनर्जी ES है। तो किसी भी इलेक्ट्रॉन की जो अभी मेटेलिक सरफेस पर है, उसकी एनर्जी ग्राउंड स्टेट पर यहाँ कंसीडर करके चलते हैं हम, E0 है। E0 एनर्जी ग्राउंड स्टेट पर है,
ग्राउंड स्टेट पर ई नॉट एनर्जी है तो उसे ई एस एनर्जी और चाहिएगी इस पोटेंशियल बॉक्स या इस पोटेंशियल वॉल को ओवरकम करने के लिए। इलेक्ट्रॉन अगर मेटेलिक सरफेस से रिलीज़ होना चाहता है तो उसको इतना पोटेंशियल या इतनी एनर्जी और चाहिए होगी इलेक्ट्रॉन को रिलीज़ होने के लिए। इसीलिए ड्रूड ने ये कंसीडर किया था कि मेटल सरफेस से इलेक्ट्रॉन ओवरकम नहीं हो सकता। इसके बाद में ये इसके अजम्पशंस हमारे पूरे हो जाते हैं ड्रूड मॉडल के, और इसके बाद में हम लोग ये देखेंगे कि ड्रूड ने अपने मॉडल में एक फॉर्मूला दिया था रजिस्टिविटी का। रजिस्टिविटी को मैं रो से रिप्रेजेंट कर रही हूँ। रजिस्टिविटी को रो से रिप्रेजेंट करो तो उसका फॉर्मूला था रजिस्टिविटी इज इक्वल टू m/n e² टाउ। m यहाँ पे है मास ऑफ इलेक्ट्रॉन, n यहाँ पर है इलेक्ट्रॉन डेंसिटी, e हमको पता है, e हमारे पास में क्या है, चार्ज ऑन इलेक्ट्रॉन, टाउ हमारे पास में क्या है, एवरेज टाइम। इसकी बात हमने कल भी की थी, एवरेज टाइम। यहाँ पे सब कुछ हमें पता है। मास ऑफ इलेक्ट्रॉन जो है वो कांस्टेंट है, वो फिक्स रहता है। ई हमारे पास में चार्ज ऑन इलेक्ट्रॉन है, यानी इलेक्ट्रॉन पर कितना आवेश है वो हमें सबको पता रहता है, ये एक फिक्स्ड अमाउंट है। टाउ हमारे पास में एवरेज टाइम है, और ई इलेक्ट्रॉन डेंसिटी है। इलेक्ट्रॉन डेंसिटी से क्या मतलब हुआ, डेंसिटी इज इक्वल टू, हमें सबको पता होगा ये मास अपॉन वॉल्यूम में होती है, यानी कि ग्राम पर सीसी में डेंसिटी अवेलेबल होती है, ग्राम पर क्यूबिक सेंटीमीटर में डेंसिटी अवेलेबल होती है। तो अगर मुझे n निकालना है, यानी डेंसिटी ऑफ इलेक्ट्रॉन मुझे निकालनी है, डेंसिटी ऑफ इलेक्ट्रॉन अगर मुझे निकालनी है तो मैं क्या कर सकती हूँ, एक फॉर्मूला हमने पढ़ा होगा, m अपॉन एटॉमिक मास ऑफ सब्सटेंस, m अपॉन एटॉमिक मास ऑफ सब्सटेंस विल बी इक्वल टू नंबर ऑफ मोल। अगर मुझे किसी भी मटेरियल में नंबर ऑफ मोल्स अगर निकालने हो किसी मटेरियल के, तो मैं क्या करूँगी, कितने ग्राम मेरे पास वो मटेरियल है उसको उसके एटॉमिक मास से डिवाइड कर दूँगी, तो मेरे पास में नंबर ऑफ मोल आ जाएगा। तो अगर मैं m अपॉन, यहाँ पर डेंसिटी क्या है, m अपॉन v है, तो इसको मैं डायरेक्टली ऐसा लिख दूँ, डेंसिटी को कर्ली डी से रिप्रेजेंट करती हूँ। वैसे हम डेंसिटी को रो से रिप्रेजेंट करते हैं, बट यहाँ पे रो से हमने रजिस्टिविटी को रिप्रेजेंट किया है, तो यहाँ पे डेंसिटी के लिए डिनोशन मैंने कर्ली डी ले लिया। कर्ली डी डेंसिटी अपॉन एटॉमिक मास ऑफ सब्सटेंस लिखूँ, डेंसिटी अपॉन एटॉमिक मास ऑफ सब्सटेंस अगर लिखूँ तो ये मेरे पास में क्या आ जाएगा, नंबर ऑफ मोल्स पर क्यूबिक सेंटीमीटर आ जाएगा, क्योंकि डेंसिटी क्या है, डेंसिटी मेरे पास में m अपॉन v तो है, तो m तो इस फॉर्मूले में ऑलरेडी है ही है, और v को मैंने क्या कर दिया, पर यूनिट क्यूबिक सेंटीमीटर में मेरे पास में नंबर ऑफ मोल आ गए। यहाँ तक समझ में आया। अब मेरे को नंबर ऑफ मोल्स मिल गए पर क्यूबिक सेंटीमीटर में, और मैं ये जानती हूँ कि वन मोल कंटेन्स, मैं ये जानती हूँ कि 1 मोल कंटेन्स 6.02 इंटू 10⁻23 एटम्स। ये बहुत ही वेल नोन एक्सप्रेशन है, ये आवागोद्रो नंबर के इक्वल रहता है कि 1 मोल के अंदर 6.02 इंटू 10⁻23 एटम्स रहते हैं। तो नंबर ऑफ एटम्स पर क्यूबिक सेंटीमीटर ऑफ मटेरियल निकालने के लिए मैं क्या करूँगी,
रो अपॉन ए का मतलब हो गया एटॉमिक मास हो गया उस मटेरियल का, मल्टीप्लाई नंबर ऑफ मोल्स को मैं एक मोल में कितने एटम है उससे मल्टीप्लाई कर दूंगी तो नंबर ऑफ एटम्स आ जाएंगे मेरे पास में। नंबर ऑफ मोल्स मल्टीप्लाइड बाय 6.02 इंटू 10⁻23 इट विल गिव मी नंबर ऑफ एटम्स, सारा काम पर क्यूबिक सेंटीमीटर में हो रहा है तो पर क्यूबिक सेंटीमीटर ऑफ द मटेरियल, यानी कि यूनिट वॉल्यूम कह सकती हूँ मैं इसको। क्यूबिक सेंटीमीटर क्या है, वॉल्यूम की यूनिट है। तो यूनिट वॉल्यूम के अंदर मेरे पास कितने नंबर ऑफ एटम्स हैं वो मैं यहाँ से डिटरमाइन कर सकती हूँ। यहाँ तक समझ में आया आप लोगों को? अब जब हमने नंबर ऑफ एटम्स कैलकुलेट कर लिए हैं तो अब मुझे ये जानना है कि एक एटम के अंदर एक एटम कितने नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन को रिलीज़ करेगा। यानी कि कोई भी एक इलेक्ट्रॉन है, इतना पता है हमें कि उसके आउटर मोस्ट शेल के अंदर क्या होगा, जो इलेक्ट्रॉन रहेगा वही इलेक्ट्रॉन्स क्या रहेगा, रिलीज़ के लिए रेडी रहेगा या वही इलेक्ट्रॉन रिमूवल के लिए रेडी रहेगा। तो मैं अगर ये कंसिडर करूँ कि Z इज़ इक्वल टू नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन्स ऑफ आउटर मोस्ट शेल, यानी सबसे बाहरी शेल के, सबसे बाहरी आवरण के जो इलेक्ट्रॉन है वो Z है, विच इज़ सपोज टू बी रिमूव्ड, यानी कि जिसको हम लोग रिमूव करने का सोच रहे हैं वो उतने इलेक्ट्रॉन का नंबर क्या है, Z के इक्वल है। ये जस्ट लेट किया है, उसकी वैल्यू Z है। और मैं एग्जांपल लूँ, कुछ भी एग्जांपल हम ले सकते हैं, लाइक सपोज कॉपर के लिए Z की वैल्यू जो होती है वो 1 होती है। उसके आउटर मोस्ट शेल के अंदर एक इलेक्ट्रॉन होता है और उसी एक इलेक्ट्रॉन को त्याग कर, उसी एक इलेक्ट्रॉन को रिमूव करके कॉपर जो है वो Cu+ में कन्वर्ट हो जाता है, एक आयन बन जाता है और एक मेटल फॉर्म हो जाती है, मतलब मेटल की कैरेक्टरिस्टिक्स में ये आ जाता है। अब जब मुझे नंबर ऑफ एटम्स मिल गए और नंबर ऑफ टोटल एटम मिल गए किसी मटेरियल में, और वो एक एटम कितने नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन रिलीज कर रहा है ये मिल गया, तो मैं इलेक्ट्रॉन डेंसिटी कैलकुलेट कर सकती हूँ। टोटल इलेक्ट्रॉन डेंसिटी क्या हो जाएगी, N क्या है, इलेक्ट्रॉन डेंसिटी क्या थी कि टोटल वो पर्टिकुलर मटेरियल कितने नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन क्या कर रहा है, वहाँ पे फ्री इलेक्ट्रॉन है या कितने नंबर ऑफ फ्री इलेक्ट्रॉन्स उसके अंदर प्रेजेंट है। तो मैं क्या करूँगी, एक एटम कितने इलेक्ट्रॉन रिमूव कर रहा है मल्टीप्लाइड बाय नंबर ऑफ एटम्स इन दैट मटेरियल। तो नंबर ऑफ एटम्स इन दैट मटेरियल क्या हो जाएगा, रो यानी कि कर्ली डी डेंसिटी अपॉन A मल्टीप्लाइड बाय एवोगाद्रो नंबर 6.02 इंटू 10⁻23। अब ये जो वैल्यू आएगी वो किसके अंदर आएगी, ये क्या है, नंबर है, यानी कि इतने इलेक्ट्रॉन पर क्यूबिक सेंटीमीटर। यहाँ पे सारा जो कैलकुलेशन है वो यूनिट वॉल्यूम के लिए हो रहा है, सारा कैलकुलेशन क्यूबिक सेंटीमीटर के अंदर हो रहा है। यहाँ तक समझ में आया? अब हमको N की वैल्यू मिल गई है, तो अब हम रूट के फॉर्मूले पे आते हैं, रूट की रजिस्टिविटी के फॉर्मूले पे आते हैं। रो इज़ इक्वल टू m/n E² इंटू टाउ। अब मास ऑफ इलेक्ट्रॉन क्या है, कांस्टेंट है, मुझे पता है। इलेक्ट्रॉन पर कितना आवेश है ये भी एक नियतांक है, ये भी मुझे पता है, इसकी वैल्यू भी n अभी कैलकुलेट किया ही है। और जो रजिस्टिविटी होती है, रजिस्टिविटी क्या होती है, एक्सपेरिमेंट से कैलकुलेट की जा सकती है। किसी भी मेटल की जो रजिस्टिविटी होती है वो किसी पर्टिकुलर टेम्परेचर पर कांस्टेंट रहती है, पर्टिकुलर टेम्परेचर पर और पर्टिकुलर एनवायरनमेंट पर किसी पर्टिकुलर मेटल की जो रजिस्टिविटी है वो भी कांस्टेंट रहेगी, और इसके लिए जो वैल्यू होगी वो एक्सपेरिमेंट से हम लोग निकाल सकते हैं। तो कॉपर के लिए जो रजिस्टिविटी, हमने एग्जांपल कॉपर का लिया है तो कॉपर की ही बात करते हैं। कॉपर के लिए जो रजिस्टिविटी की वैल्यू है वो 1.7 इंटू 10⁻⁻6 ओम सेंटीमीटर होती है। और n जो है कॉपर के लिए, Z की वैल्यू 1 रहेगी, यहाँ पे Z की वैल्यू रखेंगे और आगे की वैल्यूज़ रखने के बाद में जो इलेक्ट्रॉन डेंसिटी आएगी कॉपर के मटेरियल के लिए वो 8.47 इंटू 10⁻22 इलेक्ट्रॉन पर cc आ गई, ठीक है। और यहाँ से अब हम लोग क्या कर सकते हैं, इस टाउ को
स्कैटरिंग टाइम, टाउ क्या है यहाँ पे, स्कैटरिंग टाइम। स्कैटरिंग टाइम का क्या मतलब हो गया, प्रकीर्णन समय, यानी कि इलेक्ट्रॉन कितना टाइम लगाएगा पॉजिटिव आयन के ऊपर स्कैटरिंग करने के अंदर या प्रकीर्णित होने के अंदर। तो ये हमें डिटरमाइन करना है। तो टाउ की जो वैल्यू आएगी इस एक्सपेरिमेंट में वो 4 × 10⁻⁻14 सेकेंड आएगी। यूनिट लिखना बहुत इंपॉर्टेंट है। ये यानी कि जो टाउ की जो वैल्यू है, टाउ की जो रेंज है मेटल के केस के अंदर रूट मॉडल के अकॉर्डिंग 10⁻⁻14 के रेंज के अंदर टाउ की वैल्यू होती है। तो कंक्लूजन ये निकल सकता है कि 10⁻⁻14 टू 10⁻⁻15 सेकेंड के रेंज के अंदर टाउ की जो है वो वैल्यू डिटरमाइन की है अकॉर्डिंग टू, ये मैं नहीं कह रही, अकॉर्डिंग टू रूट मॉडल। अकॉर्डिंग टू रूट मॉडल ये इसकी वैल्यू आएगी। इसको हमें याद रखना है, आगे काम आने वाली है ये वैल्यू। अब इसके बाद में जो नेक्स्ट टॉपिक है, नेक्स्ट जो बात करता है रूट, नेक्स्ट बात करेगा वो मीन लेंथ की, मीन पाथ लेंथ की। तो जो मीन फ्री पाथ ऑफ इलेक्ट्रॉन होता है, मीन फ्री पाथ ऑफ इलेक्ट्रॉन, उसको L से रिप्रेजेंट किया है। तो पहले तो ये देख लेते हैं मीन फ्री पाथ ऑफ इलेक्ट्रॉन होता क्या है। तो जनरल लैंग्वेज में अगर मैं बोलूँ तो मीन फ्री पाथ ऑफ इलेक्ट्रॉन जस्ट इतनी सी बात है कि ये दो सक्सेसिव आयंस मैंने मान लिए और इनके दो सक्सेसिव कोलिशंस के बीच में जो डिस्टेंस रहेगी, जितनी डिस्टेंस इलेक्ट्रॉन को तय करनी पड़ेगी, जितनी दूरी इलेक्ट्रॉन को तय करनी पड़ेगी, वही उसका मीन फ्री पाथ ऑफ इलेक्ट्रॉन होगा। दो सक्सेसिव, यहाँ पे एक कोलिजन है, ये दूसरा कोलिजन है, मैं सपोज करके चल रही हूँ स्टार से कोलिजन को रिप्रेजेंट कर रही हूँ। तो दोनों कोलिजन्स के बीच की जो डिस्टेंस है, जितनी डिस्टेंस इलेक्ट्रॉन को, किसी फ्री इलेक्ट्रॉन को ट्रैवल करनी पड़ रही है, वही उसका मीन फ्री पाथ होगा। तो अब ये एक डिस्टेंस है, तो डिस्टेंस का ही फॉर्मूला लगाएंगे। डिस्टेंस इज इक्वल टू वेलोसिटी, इलेक्ट्रॉन की कितनी वेलोसिटी है उसके अंदर, मटेरियल के अंदर या मेटल के अंदर, मल्टीप्लाइड बाय टाइम। वेलोसिटी को अगर टाइम से मल्टीप्लाई कर दूं तो मुझे डिस्टेंस मिल जानी है, यहाँ तक तो कोई शक ही नहीं है। अब बात आ गई टाउ, तो मैंने निकाल लिया, अभी रिसेंटली निकाला है। एल मुझे एस्टिमेट करना ही है। अब प्रॉब्लम आ रही है वी नॉट कैलकुलेट करने में। अब वी नॉट कैलकुलेट करते टाइम रूट ने क्या कहा, रूट ने कुछ नहीं कहा। रूट डायरेक्टली कुछ भी डिटरमाइन करना होता है तो वो क्या चला जाता है, या कुछ भी बताना होता है तो काइनेटिक थ्योरी ऑफ गैसेस पे चला जाता है। तो रूट ने अगेन ये कहा कि इलेक्ट्रॉन क्या है, क्लासिकल पार्टिकल है। काइनेटिक थ्योरी ऑफ गैसेस में गैसेस को क्लासिकल पार्टिकल ही कंसीडर किया था, तो उसने भी इलेक्ट्रॉन को क्या किया है, क्लासिकल पार्टिकल कंसीडर किया है। और ये भी कहा रूट ने कि ये जो इलेक्ट्रॉन्स है वो फॉलो करते हैं मैक्सवेल बोल्ट्जमैन डिस्ट्रीब्यूशन। मैक्सवेल बोल्ट्जमैन डिस्ट्रीब्यूशन को ये फॉलो करते हैं। अब जो नेचुरल आउटकम है मैक्सवेल बोल्ट्जमैन डिस्ट्रीब्यूशन का, ये मैं आपको बता देती हूँ, पहले भी मैंने बताया है, केटीजी में भी यही यूज़ किया था। केटीजी जब पढ़ाई थी मैंने आपको तब बताया था। तो मैक्सवेल बोल्ट्जमैन डिस्ट्रीब्यूशन का जो नेचुरल आउटकम है वो क्या है, इक्विपार्टीशन थ्योरम। इक्विपार्टीशन थ्योरम। अब ये इक्विपार्टीशन थ्योरम क्या कहती है, इक्विपार्टीशन थ्योरम ये कहती है कि इन ईच डिग्री ऑफ फ्रीडम पार्टिकल हैज़ एन एनर्जी, हैज़ एन कांस्टेंट एनर्जी। तो यानी कि हर डिग्री ऑफ फ्रीडम में, ईच डिग्री ऑफ फ्रीडम, इन ईच डिग्री ऑफ फ्रीडम पार्टिकल हैज़ एनर्जी ऑफ, और ये एनर्जी क्या है, कांस्टेंट रहेगी, एनर्जी ऑफ हाफ KBT। KTG में हमने पढ़ा था, ये याद करो, एनर्जी है वो हाफ KBT की रहेगी।
अब यहाँ पे क्या कर रहा है, इलेक्ट्रॉन मूव कर रहा है, तो इलेक्ट्रॉन की वेलोसिटी है वो 3 डायरेक्शन के अंदर हो सकती है। इलेक्ट्रॉन कैन ट्रेवल इन एक्स डायरेक्शन, इलेक्ट्रॉन कैन ट्रेवल इन वाई डायरेक्शन एंड इलेक्ट्रॉन कैन ट्रेवल इन जी डायरेक्शन। एक्स वाई जी तीनों डायरेक्शन में ही इलेक्ट्रॉन ट्रेवल कर सकता है। तो 3 डायरेक्शन के अंदर इसकी एनर्जी हम लोग निकालेंगे, काइनेटिक एनर्जी, ऑब्वियसली काइनेटिक एनर्जी इसकी निकालेंगे और इन तीनों ही काइनेटिक एनर्जी को सम अप कर देंगे, फिर उस अपने पास में टोटल एनर्जी आ जाएगी। और वो जो टोटल एनर्जी है उससे हम लोग वेलोसिटी डिटरमाइन कर लेंगे। और यही हमें करना है। जैसे ही हमें वेलोसिटी मिल जाएगी हम इस फॉर्मूले में वेलोसिटी को रखेंगे और मीन फ्री पाथ किस रेंज में आता है वो हम कैलकुलेट कर लेंगे। ओके, तो अब ये मुझे पता लग गया कि हाफ KBT के इक्वल इसकी वैल्यू होती है। तो जो टोटल एनर्जी होगी, टोटल एनर्जी मैं कंसिडर करके चल रही हूँ हाफ mv v0 स्क्वायर होगी। ये v0 क्या है, यही v0 है, इज इक्वल टू हाफ m तो कांस्टेंट रहेगा इलेक्ट्रॉन का, किसी भी डायरेक्शन में जाओ, v0 x का होल स्क्वायर प्लस हाफ m v0 y का होल स्क्वायर प्लस हाफ m v0 z का होल स्क्वायर। यहाँ तक हो गया। विल बी इक्वल टू, अब 1 डिग्री ऑफ फ्रीडम के लिए कितनी एनर्जी है हमारे पास में, हाफ KBT प्लस हाफ KBT प्लस हाफ KBT। ठीक है, तो आई कैन से हाफ mv0 स्क्वायर विल बी इक्वल टू हाफ हाफ हाफ, यानी कि 3/2 KBT लिख सकती हूँ मैं इसको। यहाँ से v0 की वैल्यू अगर डिटरमाइन करूँ, 2 से 2 चले गए, तो v0 की वैल्यू मेरे पास में क्या आ जाएगी, √3 KBT अपॉन m। यहाँ से क्या करेंगे, ये वैल्यू यहाँ से उठा करके मैं यहाँ रख दूँगी। और ये जो v0 है एट रूम टेम्परेचर 300 केल्विन पे डिटरमाइन किया गया है। टेम्परेचर यहाँ पे रूम टेम्परेचर ही लिखा है एक्सपेरिमेंट के टाइम पे। तो यहाँ से जब मैंने v0 की वैल्यू कैलकुलेट करी, तो ये v0 की जो वैल्यू आई इन टर्म्स ऑफ 10⁵ मीटर पर सेकेंड। वेलोसिटी है इसीलिए मीटर पर सेकंड में आएगी, 10⁵ मीटर पर सेकंड के अंदर आई। और यही उसने क्या की, टिपिकल वेलोसिटी कंसीडर की। टिपिकल वेलोसिटी, टिपिकल किसी भी वैल्यू का टिपिकल होने का क्या मतलब है कि ऑन एन एवरेज अगर कहीं पे स्पेसिफाइड नहीं हो तो हम लोग यही वैल्यू यूज़ करते हैं। किसी भी टर्म का टिपिकल होने का ये मतलब होता है कि जनरली जो उसकी वैल्यू होती है वो इस रेंज की है, इसके आसपास रहेगी अनटिल अनलेस स्पेसिफाइड, यानी कि जब तक कि हमें वो सामने वाला कह नहीं दे कि v0 की वैल्यू 10⁵ लो, तब तक हम v0 की वैल्यू 10⁵ के आसपास या 10⁵ ही कंसीडर करके चलेंगे। अब जब उसने यहाँ से क्या कंक्लूजन निकला कि ये जो वेलोसिटी है वो टेम्परेचर के स्क्वायर रूट के प्रोपोर्शनल है, यानी कि जो वेलोसिटी है, जो वेग है इलेक्ट्रॉन का, वो समानुपाती है तापमान के वर्गमूल के समानुपाती है। ये रिलेशन यहाँ से निकल के आया इलेक्ट्रॉन की वेलोसिटी में, वेलोसिटी के इनसाइड द मेटल। ठीक है, यहाँ से वेलोसिटी हमने निकाल दी। वेलोसिटी आ गई 10⁵ मीटर पर सेकेंड की रेंज में। टॉ आ गया हमारे पास में 10⁻⁻14 टू 10⁻⁻15 सेकेंड की रेंज में। और यहाँ से L जब हमने कैलकुलेट किया इन दोनों को मल्टीप्लाई करके, तो L की जो वैल्यू आई वो 1 एंगस्ट्रॉम टू 10 एंगस्ट्रॉम की रेंज में आई। तो ये तीनों ही वैल्यूज़ इन्होंने निकाली। अब जब इन तीनों ही वैल्यूज़ को स्टडी किया तो इसकी जो वैल्यू आती है 1 एंगस्ट्रॉम टू 10 एंगस्ट्रॉम की रेंज के अंदर, तो इसको हम लिख सकते हैं कि मीन फ्री पाथ जो होता है इलेक्ट्रॉन का, मीन फ्री पाथ ऑफ इलेक्ट्रॉन इनसाइड द सॉलिड, और वी कैन से इनसाइड द मेटल, इनसाइड द सॉलिड is in the range of 1 angstrom to 10 angstrom,
यानी कि इसकी जो रेंज होती है, रेंज का मतलब, रेंज को हम क्या कह सकते हैं हिंदी में, परास। इसका जो परास होता है वो 1 एंगस्ट्रॉम टू 10 एंगस्ट्रॉम के बीच का होता है। अब इसने ड्रूड ने इलेक्ट्रॉन को क्लासिकल पार्टिकल एज्यूम किया है, और हमें ये पता है कि जो पॉजिटिव लैटिस होते हैं, पॉजिटिव चार्ज जो होता है हमारा इनसाइड द मेटल, जो एटम्स के ऊपर पॉजिटिव चार्ज होते हैं, उनकी डिस्टेंस भी ऑलमोस्ट इसी रेंज की होती है, यानी कि 1 to 10 एंगस्ट्रॉम की रेंज की होती है। और वही सेम डिस्टेंस हमारे पास में किसकी आई है, इलेक्ट्रॉन की आई है। यानी कि इसकी स्कैटरिंग जो होगी वो क्या होगी, बहुत ही फ्रीक्वेंट होगी अकॉर्डिंग टू ड्रूड मॉडल। तो सेम, चूँकि इनका जो रेंज है मीन फ्री पाथ का वो इक्वल आया है, इसीलिए कि ड्रूड ने ये एज्यूम किया कि स्कैटरिंग जो होगी वो आयोनिक लैटिस के फॉर्म में होगी। तो यहाँ से कंक्लूजन क्या निकला इस बात का कि ड्रूड ने ये माना कि दैट स्कैटरिंग का मतलब हो गया प्रकीर्णन, दैट स्कैटरिंग होगी किसकी, इलेक्ट्रॉन्स की। स्कैटरिंग इज इन द फॉर्म ionic lattice. Drude assumes that scattering is from the ionic lattice, यानी कि स्कैटरिंग जो होगी वो आयनिक लैटिस बनाएगी यहाँ पे। और स्कैटरिंग लेंथ क्या होती है, स्कैटरिंग लेंथ वो होगी इज इक्वल टू पीरियड ऑफ आयंस इन द सॉलिड, यानी कि कितने आयंस की पीरियड होंगे सॉलिड में, वही उसकी स्कैटरिंग लेंथ के बराबर हो जाएंगे। स्कैटरिंग लेंथ we can say scattering length of electron will be equal to periods of ions in the solid का यहाँ पे मतलब क्या हुआ, मेटल, periods of ion in the solid, ये यहाँ से निकला। अपने पास में जो रेंज आई, ये रेंज इंपॉर्टेंट है, ये रेंज ही इसके कंक्लूजन को निकालेगी। ये जो रेंज है 1 to 10 एंगस्ट्रॉम आई। अब ड्रूड का मॉडल ने हमें क्या दिया, ड्रूड का मॉडल हमें ये बता रहा है कि इलेक्ट्रॉन जो होता है वो इंटरनली किसी भी मेटल के अंदर कैसे मूव करेगा और कैसे उसकी स्कैटरिंग होगी, और कैसे उसकी स्कैटरिंग रेजिस्टिविटी को इंड्यूस करेगी। क्योंकि जब इलेक्ट्रॉन की स्कैटरिंग होगी तभी तो वो जाकर के पॉजिटिव आयन से टकराएगा, और जब पॉजिटिव आयन से टकराएगा, जब पॉजिटिव आयन से इलेक्ट्रॉन का कोलिजन होगा, वहीं पे उसको क्या मिलेगा, रेजिस्टेंस मिलेगा, और रेजिस्टेंस पैदा होगा। तो रेजिस्टेंस पैदा होना किसको इंड्यूस करेगा, रेजिस्टिविटी को, और वही उस पूरे मेटल की रेजिस्टिविटी को इंड्यूस करेगी या रेजिस्टिविटी को डिफाइन करेगी कि रेजिस्टिविटी मेटल के अंदर आती कैसे है। ठीक है, तो ये सब कुछ कंक्लूजन ड्रूड ने अपने मॉडल से, अपने एक्सपेरिमेंट के अंदर निकाला। लेकिन इस मॉडल में कुछ ना कुछ लिमिटेशन ज़रूर है। सबसे बड़ी लिमिटेशन ये है कि ड्रूड ने ये कंसीडर किया कि इलेक्ट्रॉन जो है वो क्लासिकल है और मैक्सवेल बोल्ट्जमैन डिस्ट्रीब्यूशन को फॉलो कर रहे हैं, और उसने इसी को कंसीडर करते हुए पूरी काइनेटिक थ्योरी ऑफ गैसेस है वो फ्री इलेक्ट्रॉन्स पर लागू कर दी, और अपने स्टेटमेंट्स और अपने फॉर्मूलाज उसने फॉर्मुलेट किए। लेकिन वी नो दैट इन एक्चुअल सिनेरियो के अंदर क्या है, बाद में जब स्टडीज़ हुई तो एक्चुअल सिनेरियो हमारे पास में ये आया कि इलेक्ट्रॉन जो है वो एक क्लासिकल पार्टिकल नहीं होकर के इलेक्ट्रॉन है क्वांटम पार्टिकल। क्वांटम पार्टिकल में कौन सा है, फर्मी पार्टिकल। क्वांटम पार्टिकल का एक टाइम है, 2 टाइप के क्वांटम पार्टिकल होते हैं, फर्मी पार्टिकल और बोस पार्टिकल। तो उसमें से इलेक्ट्रॉन जो है वो फर्मी पार्टिकल है, और वो मैक्सवेल डिस्ट्रीब्यूशन लॉ को फॉलो नहीं करता है। तो हम कह सकते हैं कि अकॉर्डिंग टू ड्रूड, जो वेलोसिटी ड्रूड ने निकाली थी, वेलोसिटी है जो टेम्परेचर के
यहाँ पर हमने निकाली थी वेलोसिटी जो है वो टेम्परेचर के रूट के डायरेक्टली प्रोपोर्शनल है, बट ऐसा नहीं है क्योंकि जो फर्मी पार्टिकल्स की जो वेलोसिटी होती है वो इंडिपेंडेंट टू टेम्परेचर होती है, वो कम्प्लीटली इंडिपेंडेंट होती है टेम्परेचर से। तो यहाँ से क्या कंक्लूजन निकला है कि वेलोसिटी ऑफ इलेक्ट्रॉन या फिर पार्टिकल इज इंडिपेंडेंट ऑफ टेम्परेचर पे वेलोसिटी डिपेंड ही नहीं करती है फर्मी पार्टिकल की, और इज इन द रेंज ऑफ 10⁻⁶ मीटर पर सेकेंड। और जो ड्रूड ने जो वेलोसिटी निकाली थी वो किस रेंज में आई थी? ड्रूड ने जो वेलोसिटी निकाली थी वो 10⁵ की रेंज में आई थी। यहाँ देखो, ड्रूड ने जो वेलोसिटी निकाली थी वो 10⁵ की रेंज में आई थी, इसीलिए मैंने बोला था इस डेटा को हमको याद रखना है। और जो एक्चुअल में इलेक्ट्रॉन की वेलोसिटी है, अगर हम इलेक्ट्रॉन को क्वांटम पार्टिकल, फर्मी पार्टिकल कंसीडर करें तो वो 10⁶ की रेंज के अंदर आती है। इसके अलावा बाद में हमें क्या पता चला कि रजिस्टिविटी के बारे में जो उन्होंने बताया, रजिस्टिविटी का रूट फॉर्मूला क्या था? रजिस्टिविटी इज इक्वल टू m/n/e² इंटू टाउ। टाउ यहाँ पे क्या था? टाइम। अगर हम टेम्परेचर को रिड्यूस करें, ये ड्रूड की बात है, ये ड्रूड ऐसा कहता है कि अगर हम टेम्परेचर को रिड्यूस करें तो रजिस्टिविटी रिड्यूस होती है। ठीक है, टेम्परेचर को रिड्यूस करने पर अगर रजिस्टिविटी रिड्यूस हो रही है, यानी कि एवरेज टाइम ऑफ कोलिजन जो है वो क्या हो रहा है? इंक्रीज हो रहा है। यही बात निकल के आ रही है इस चीज़ से, क्योंकि रजिस्टिविटी और एवरेज टाइम क्या है? इन्वर्सली प्रोपोर्शनल है, तो ये इंक्रीज हो जाएगा। यानी कि जब टेम्परेचर को रूम टेम्परेचर से कम किया जाता है, जो एवरेज टाइम ऑफ कोलिजन है या स्कैटरिंग टाइम है इलेक्ट्रॉन्स का, वो पहले तो हमारे पास में था 10⁻⁻14 टू 10⁻⁻15 की रेंज में, लेकिन जब हम टेम्परेचर कम करेंगे उस टाइम पे टाउ की जो वैल्यू हो जाएगी वो 10⁻⁻13 सेकेंड हो जाएगी, यानी कि 10 गुना बढ़ जाएगी। टेम्परेचर कम किया तो इसकी वैल्यू बढ़ गई, तो यानी कि 10 गुना इसका टाइम बढ़ गया, 10 गुना इसका वेलोसिटी बढ़ गया। तो टोटल जो अपनी लेंथ है, मीन फ्री स्पेस लेंथ जो होगी इसकी इलेक्ट्रॉन की, जो हमने कैलकुलेट करी थी अभी, ये मीन फ्री पाथ ऑफ इलेक्ट्रॉन L जो 1 एंगस्ट्रॉम टू 10 एंगस्ट्रॉम की रेंज में आ रहा था, अब 10 गुना ये बढ़ गया और 10 गुना ये बढ़ गया, तो टोटल इसकी जो वैल्यू है वो 100 गुना बढ़ जाएगी, 100 एंगस्ट्रॉम टू 1000 एंगस्ट्रॉम। इतनी वैल्यू अपने पास में मीन फ्री पाथ ऑफ इलेक्ट्रॉन की वैल्यू आ जाएगी जब इसे हम लोग सॉल्व करेंगे। तो यहाँ पे प्रॉब्लम ये अराइज हो जाती है कि स्पेसिंग बिटवीन जो आयंस है उससे काफ़ी ज़्यादा डिस्टेंस के ऊपर हमारे पास में क्या रहेंगे? इलेक्ट्रॉन रहेंगे। यानी कि मैंने ये बताया था कि यहाँ पे जो आयंस के बीच का जो डिस्टेंस है वो 1 एंगस्ट्रॉम टू 10 एंगस्ट्रॉम के रेंज का होता है, और इलेक्ट्रॉन्स का जो फ्री मीन पाथ है वो 1000 टू 100 टू 1000 एंगस्ट्रॉम आ रहा है यहाँ से। यानी कि बहुत ज़्यादा डिस्टेंस के ऊपर इलेक्ट्रॉन्स हैं, और तो इतना अट्रैक्शन फोर्स तो नहीं है पॉजिटिव आयंस और इलेक्ट्रॉन्स के बीच में कि वो उसको उसकी तरफ खींच ले, वो तो हमने पहले से ही नेग्लेक्ट किया है। तो ऐसी कौन सी चीज़ है या ऐसा कौन सा फोर्स है जिसकी वजह से स्कैटरिंग ऑफ इलेक्ट्रॉन पॉसिबल हो पा रही है इस सिनेरियो में भी? तो ये कहीं ना कहीं ड्रूड के मॉडल की एक लिमिटेशन है, वो इस चीज़ को एक्सप्लेन नहीं कर पाए कि स्कैटरिंग ऑफ इलेक्ट्रॉन का क्या कारण है, किसी भी मेटल के अंदर फ्री इलेक्ट्रॉन क्यों स्कैटर्ड हो रहा है उसके अंदर, इसको ड्रूड जो है एक्सप्लेन नहीं कर पाए। इसके लिए हमारे पास और फर्दर स्टडीज़ हुई और फर्दर थ्योरीज प्रपोज हुई। सो ये जो चीज़ थी वो ड्रूड मॉडल के अंदर क्लियर नहीं हुई। तो यहाँ पे अपना ड्रूड मॉडल के अजम्पशंस और उसके फॉर्मूले सारे कंप्लीट होते हैं। अब हम फाइनली ये देखेंगे कि ड्रूड मॉडल के मेरिट्स और लिमिटेशन क्या है। तो मेरिट्स और लिमिटेशन के लिए नेक्स्ट ये देखेंगे, आप इसका स्क्रीनशॉट ले लीजिए पहले। मेरिट्स एंड लिमिटेशन आपको नोट्स बनाने में ये हेल्प करेंगे। तो अब हम स्टार्ट करते हैं। मैं जस्ट
इनकी लैंग्वेज को रीड करूँगी और आपको एक्सप्लेन करते जाऊँगी मेरिट्स और लिमिटेशन क्या क्या है। सबसे पहले मेरिट्स का क्या मतलब हो गया कि किन किन चीज़ों को ड्रूड मॉडल सक्सेसफुली एक्सप्लेन कर पाए, और लिमिटेशंस क्या हो गई, किन चीज़ों को ड्रूड मॉडल ने इग्नोर कर दिया अपने मॉडल की थ्योरी प्रपोज करते वक्त। तो मेरिट्स सबसे पहले देखें तो ड्रूड मॉडल ने सक्सेसफुली एक्सप्लेन किया ओम्स लॉ को, वो हमने देखा भी। ओम्स लॉ क्या होता है, V इज इक्वल टू IR। सेकेंड मेरिट्स क्या है, यूज टू एक्सप्लेन, ड्रूड मॉडल यूज टू एक्सप्लेन इलेक्ट्रिक एंड थर्मल कंडक्टिविटी। ड्रूड मॉडल में इलेक्ट्रिक और थर्मल कंडक्टिविटी का ये फॉर्मूला दिया है, इस फॉर्मूले को हम लिख सकते हैं, सिग्मा इज इक्वल टू थर्मल कंडक्टिविटी, डिनोट्स थर्मल कंडक्टिविटी, सिग्मा इज इक्वल टू NE स्क्वायर लैम्डा, लैम्डा दोनों के बीच की डिस्टेंस होती है V/6 kT, T टेम्परेचर है, K यहाँ पे कांस्टेंट है, और के यहाँ पे क्या है, थर्मल कंडक्टिविटी है। थर्मल कंडक्टिविटी इज इक्वल टू हाफ एन, ये ईटा नहीं है, एन है, हाफ एन के लैम्डा वी। थर्ड मेरिट इसका क्या है कि एक्सप्लेन द ऑप्टिकल प्रॉपर्टीज ऑफ मेटल। ऑप्टिकल प्रॉपर्टीज का क्या मतलब हो गया, प्रकाशीय गुणधर्म को वो, धातु के प्रकाशीय गुणधर्म को वो आसानी से समझाता है कि मेटल के अंदर क्यों लस्टर है, ये वाली चीज़ ड्रूड का जो मॉडल है वो हमें एक्सप्लेन करता है। लस्टर किस वजह से होता है, उसके अंदर फ्री इलेक्ट्रॉन जब एक दूसरे के साथ स्कैटर्ड करते हैं तो जो एनर्जी रिलीज होती है स्कैटरिंग की वजह से, उस वजह से मेटल के अंदर कुछ लस्टर दिखता है। धातुएं जनरली क्या होती है, चमकदार होती है, तो वही कारण है। तो इस चीज़ को भी ड्रूड के मॉडल ने एक्सप्लेन किया है। डक्टिलिटी एंड मेलाबिलिटी ऑफ द मेटल कैन बी एक्सप्लेन्ड बाय दिस मॉडल। डक्टिलिटी एंड मेलाबिलिटी का मतलब हो गया कि डक्टिलिटी में किसी भी धातु की वो प्रॉपर्टी होती है जिसकी वजह से उसे हम लोग क्या कर सकें, लंबा खींच सके दूर तक। अगर लंबा, जैसे एग्जांपल के लिए जैसे रबड़ होता है, तो रबड़ को क्या कर सकते हैं हम लोग, इलास्टिक जो मटेरियल होता है वो क्या होता है, बहुत देर तक उसे लंबे की तरफ खींच सकते हैं। तन्यता जिसको बोलते हैं डक्टिलिटी। और मेलाबिलिटी मेटल की वो प्रॉपर्टी होती है, यानी कि उसको पतली पतली चादरों में बांटने की जो कैपेसिटी होती है किसी भी मेटल को, उसको मेलेबिलिटी कहते हैं। ऑफ मेटल कैन बी एक्सप्लेन्ड बाय दिस मॉडल। फिफ्थ पॉइंट है एक्सप्लेन विट्जमैन फ्रेंच लॉ। विट्जमैन फ्रेंच लॉ क्या है, ये जो उसने फॉर्मूला प्रोड्यूस किया थर्मल कंडक्टिविटी और इलेक्ट्रिक कंडक्टिविटी का, किसी एक मटेरियल के लिए इन दोनों का जो रेशियो है वो हमेशा कांस्टेंट रहेगा, ये भी इस मॉडल से हम लोग प्रूव कर सकते हैं। अब इसके लिमिटेशंस क्या क्या रहेंगे, लिमिटेशंस मैंने अभी आपको बताए भी थे, अब पॉइंट्स के फॉर्म में इसे पढ़ लेते हैं एक बार। वी कांट एक्सप्लेन इलेक्ट्रिक कंडक्टिविटी ऑफ सेमीकंडक्टर्स के बारे में ड्रूड ने कुछ नहीं कहा। एंड इंसुलेटर्स और सेमीकंडक्टर की ड्रूड ने बात भी नहीं की, तो इसके बारे में ड्रूड ने कुछ एक्सप्लेन किया ही नहीं। फेरोमैग्नेटिज्म कांट बी एक्सप्लेन बाय दिस मॉडल। द फोटो इलेक्ट्रिक इफेक्ट, कॉम्पटन इफेक्ट एंड ब्लैक बॉडी रेडिएशन कांट बी एक्सप्लेन। अब फोटो इलेक्ट्रिक इफेक्ट, कॉम्पटन इफेक्ट और ब्लैक बॉडी रेडिएशन, ये तीनों के तीनों फिनोमिनन जो है वो क्वांटम पार्टिकल्स के लिए, क्वांटम मैकेनिक्स के लिए अप्लाई होते हैं। चूँकि ड्रूड ने क्या किया है, ड्रूड ने तो इलेक्ट्रॉन को क्लासिकल पार्टिकल कंसीडर किया है, तो क्वांटम मैकेनिक्स के बारे में उसने बात करी ही नहीं, इलेक्ट्रॉन के क्वांटम प्रॉपर्टी की बात उसने करी ही नहीं। इसके अलावा क्या है, फेल्स टू एक्सप्लेन स्पेसिफिक हीट कैपेसिटी ऑफ द मेटल। स्पेसिफिक हीट क्या होती है, मैंने आपको बताया था, CV इज इक्वल टू d/dt ऑफ टेम्परेचर के रेस्पेक्ट में हम लोग डिफ्रेंशिएट करेंगे एनर्जी को, एवरेज एनर्जी को, वही हमारी स्पेसिफिक हीट होती है। तो स्पेसिफिक हीट ऑफ मेटल्स को ड्रूड का मॉडल एक्सप्लेन नहीं कर पाया। ये मैंने आपको सेकेंड लेक्चर में बताया था कि उसकी जो स्पेसिफिक हीट थी मेटल्स की वो 3R आई थी, जबकि काइनेटिक थ्योरी ऑफ गैसेस में 3/2R की वैल्यू हमें मिलती है। तो ये चीज़ को ड्रूड का मॉडल एक्सप्लेन नहीं कर पाया। कांट एक्सप्लेन सुपर कंडक्टिविटी प्रॉपर्टी ऑफ द मेटल। सुपर कंडक्टिविटी प्रॉपर्टी जो होती है मेटल्स की, उसके अंदर सुपर कंडक्टिविटी क्या होती है, सुपर कंडक्टर जो मेटल्स होते हैं उसमें टेम्परेचर कम करने के साथ सडनली क्या होती है, रेजिस्टिविटी क्या हो जाती है, कम हो जाती है। यानी कि रेजिस्टिविटी और टेम्परेचर में हम लोग अगर ग्राफ ड्रॉ करें, रेजिस्टिविटी और टेम्परेचर में हम लोग ग्राफ ड्रॉ करें, तो टेम्परेचर कम होने के साथ रेजिस्टिविटी एकदम बहुत
तेज़ी से कम होती है, तो ये जो प्रॉपर्टी है वो सुपर कंडक्टर्स की होती है। तो रूट मॉडल ने सुपर कंडक्टिविटी प्रॉपर्टी ऑफ मटेरियल को एक्सप्लेन बिल्कुल भी नहीं किया। तो ये उसके मेरिट्स और लिमिटेशंस थे। इसी के साथ हमारा जो फर्स्ट टॉपिक है रूट मॉडल, रूट्स फ्री इलेक्ट्रॉन थ्योरी, वो कंप्लीट होता है। आई होप आपको ये समझ में आया होगा। इसके अलावा जो भी डाउट्स है इस टॉपिक में आप मुझे पूछ सकते हैं। थैंक यू सो मच फॉर दिस सेशन स्टूडेंट्स।